बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस दौरान हम झुंड में दाखिल हो गए थे। रास्ते से हटकर हम दबे कदमों आगे बढ़ने लगे। मेरा अंदाज़ा था कि इस झुंड की तलाश वो तफसीलन कर चुके हैं। हम दरख्तों और झाड़ियों की आड़ लेकर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगे। सबसे आगे अमजद था, इसके पीछे मैं और मेरे पीछे सादिया चल रही थी। चलते चलते अमजद ने रुक कर हाथ खड़ा कर दिया और इसका मतलब इसके अलावा और कुछ नहीं था कि इसे कोई सरगर्मी नजर आ गई थी। इससे पहले कि मैं आगे बढ़कर उससे कुछ पूछता या खुद सुनगुन लेने की कोशिश करता, वायरलेस सेट पर किसी की तेज आवाज गूंजी। बोलने वाला पश्तो में महवे गुफ्तगू था और वो चंद गज ही दूर था। हम तीनों वहीं दुबक गए। इसे बताओ, इस रास्ते पर जितने बंदे मौजूद हैं तमाम इधर भेज दो। ये मैंने इसे बता दिया है। वो पूछ रहा है वो खुद भी साथ आ जाए या वहीं रह जाए। वो अकेला वहाँ क्या करेगा, वो भी आ जाए। गुलहानुद्दीन वो कह रहा है तुम भी साथ आ जाओ। इस मर्तबा उसका मुखातब कोई दूसरा था। हमसे चंद गज दूरी पर मौजूद शख्स उन्होंने अपना राब्ता बहाल करने के लिए वहाँ छोड़ा हुआ था। चूँकि उनके पास मौजूद सेटों का मिलाप लंबे फासले तक नहीं हो सकता था, इसलिए दरमियानी शख्स दोनों ग्रुपों का पैगाम एक दूसरे तक पहुँचा रहा था। असूली तौर पर इसे किसी ऊंची जगह पर होना चाहिए था, मगर शायद धूप से बचने के लिए वो नीचे साए में उतर आया था। वैसे भी वहाँ इसे राब्ते में कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आ रही थी, इसलिए वो वहीं टिका हुआ था। उसकी गुफ्तगू से मैंने जो अंदाज़ा लगाया वो यही था कि आगे जाने वाले तमाम जंगल को सर्च करने का इरादा रखते थे और इस मकसद के लिए वो दूसरे रास्ते की नाकाबंदी करने वाले तमाम अफराद को अपने पास ही बुला रहे थे। दोबारा कोई नज़र नहीं आया। इस मर्तबा आगे वालों से उसने पूछा, नहीं, लेकिन कब तक छुपेंगे? हम भूसे के ढेर से सुई निकाल लेते हैं। ये तो फिर जीते जागते आदमी हैं। लड़की नजर आई या नहीं? नहीं, मगर वो भी उनके साथ ही होगी। उनकी गुफ्तगू से मुझे सारी कहानी का पता चल गया। उन्हें जंगल में कुछ लोगों की झलक नजर आई थी जिन पर उन्होंने फायर खोला, मगर वो वहीं जंगल में कहीं गायब हो गए थे और वो गलतफहमी से उन्हें अपने मतलूबा दुश्मन समझ रहे थे। उससे पूछो हम भी गुलहानुद्दीन पार्टी के साथ आ जाएं या यहीं टिके रहें। इस मर्तबा मेरे कानों में एक दूसरी आवाज़ गूंजी। इसका मतलब है यहाँ पर एक नहीं बल्कि दो अफराद मौजूद हैं। मैंने दिल ही दिल में सोचा। पहले वाला यही बात वाकी टाकी पर अपने सरदार से पूछने लगा और इसे जवाब मिला, तुम दोनों वहीं रहो, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं आगे बुलवा लूँगा। हम तीनों इसी घनी झाड़ी में दुबके हुए थे। थोड़ी देर बाद झुंड के सिरे पर गाड़ियों की आवाज़ आई। गाड़ियाँ झुंड के दरमियान गुजरने वाले रास्ते पर रवाना थीं। मैंने एहतियात से झाड़ी से सर निकाल कर देखा तो मुझे आगे पीछे 3 डबल डोर टोयोटा नजर आईं। तीनों में 8-9 बंदे सवार थे। यहाँ पर पहले से मौजूद दुश्मन के बंदों ने भी गाड़ियों की आवाज़ सुन ली थी, इसलिए वो रास्ते की जानिब बढ़े और हमें नजर आ गए। दोनों में एक नौजवान और दूसरा पुख्ता उम्र का था और हुलिया वैसा ही था जैसा कि अमूमन इस इलाके के बंदों का होता है। लंबे लंबे बाल, छोटी छोटी दाढ़ी, खुरदरे मोटे कपड़े का लिबास जिसे धुले शायद हफ्तों बीत चुके थे। अफजल खान, गाड़ी थोड़ा साइड पे करो ताकि हम गुजर जाएं। सबसे आगे वाली गाड़ी से एक शख्स पश्तों में चीखकर बोला, थोड़ा सब्र करो, आ रहे हैं। इन दोनों ने शायद अपने लिए गाड़ी वहीं खड़ी की हुई थी। अफजल खान और उसका साथी अपनी गाड़ी में बैठकर इसे स्टार्ट करके दरख्तों के बीच ले आए और आने वाला ग्रुप आगे बढ़ता गया। मुझे कुछ समझ आ रही है? मैंने सरगोशी में पूछा। कुछ आगे जाने वालों को शक है कि हम इस झुंड के बाद मौजूद एक जंगल में छुपे हुए हैं और इस जंगल की तफसीली तलाशी लेने के लिए उन्होंने मज़ीद अफराद को तलब कर लिया है। मेरे ख्याल में हमें यहाँ मौजूद दोनों आदमियों पर काबू पाकर गांव वाले रास्ते से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। जब तक उन लोगों को खबर होगी हम गांव क्रॉस कर चुके होंगे। ज़िंदगी में पहली बार तूने कोई अकल की बात सोची है। उसको मुतफिक देखकर मैं सादिया की तरफ मुतवज्जा हुआ। हम दोनों उनकी सरकूबी के लिए जा रहे हैं, तुम यहीं लेटी रहो। ठीक है, उसने इस बात में सर हिलाया। झाड़ी में वो मुझसे जुड़कर लेटी हुई थी। आम हालत में शायद किसी गैर मर्द के इतना नज़दीक लेटने का वो सोच भी ना सकती हो, मगर उस वक्त हालात ने इसे मजबूर किया हुआ था। मेरे एहसासात भी उसके जवान बदन की हिद्दत से गाफिल थे। वो दोनों गुलहानुद्दीन पार्टी के गुजरते ही वापस अपनी जगह पहुंच गए थे। मैं और अमजद आंखों ही आंखों में इशारा करके अपनी जगह से रेंगते हुए निकले और क्रॉलिंग करते हुए उन दोनों की तरफ बढ़ने लगे, मगर थोड़ा सा आगे बढ़कर ही हमें रुकना पड़ा
कि एक तो सख्त पथरीली ज़मीन पर क्रॉलिंग करना मुश्किल था, दूसरा ज़मीन पर पड़े कंकरों से हमारी हरकत करने की वजह से हल्की हल्की आवाज़ पैदा हो रही थी। पत्थरों की तरफ से पहुंचने वाली तकलीफ़ तो हम बर्दाश्त कर लेते, मगर उनका हल्का सा शोर भी हमारे लिए मुश्किल साबित हो सकता था। हम एक मरतबा फिर आंखों ही आंखों में इशारा करके उठ बैठे। इस दफ़ा हम दोनों बैठी हालत में उनकी तरफ बढ़ने लगे। कमांडो सर्विस हो या आम फौजी ज़िंदगी, हर दो में दुश्मन तक उसकी बेखबरी में पहुंचने के लिए कुछ चालें सिखाई जाती हैं, जिनमें आमतौर पर चीता चाल, बंदर चाल, बिल्ली के बच्चे की चाल और भूत चाल बहुत मरूफ हैं। इनमें से हर चाल मौका महल की मुनासबत से अपनाई जाती है। उस वक्त हमें सबसे बेहतर बंदर चाल लगी। बड़े दरख्तों के दरमियान उगी छोटी झाड़ियाँ हमारे बैठा होने की सूरत में नजरी आड़ मुहैया कर रही थीं, और बैठकर आगे बढ़ने की सूरत में ना तो हमारे कदमों की आवाज़ आ रही थी और ना ही रेंगने वाली हालत की तरह कनकनों से कोई शोर उठ रहा था। हम थोड़ा सा ही आगे बढ़े थे कि एक मरतबा फिर उनका वायरलेस सेट बोल उठा, जाना खान, हम पहुंच गए हैं। ये आवाज़ उसी शख्स की थी जो इससे पहले अफजल खान की वसासत से अपने सरदार से बातचीत कर रहा था। अब चूंकि वो खुद उनके नज़दीक पहुंच चुका था, इसलिए बराह रास्त उनसे मुखातिब था। गुलहानुद्दीन, हम जंगल के दूसरे सिरे पर जमा हैं, तुम इस तरफ से फैलकर अंदर दाखिल हो जाओ। इस सिमत से हम तुम्हारी तरफ बढ़ेंगे। रास्ते में हर झाड़ी और दरख्त को खंगालते आना, मैं देखता हूँ ये साले कैसे बचते हैं। ठीक है, मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। गुलहानुद्दीन की मोदबाना आवाज़ सुनाई दी और माहौल में एक मरतबा सिर्फ फिर परिंदों की आवाज़ बाकी रह गई। इस दौरान हम उनके बिल्कुल करीब पहुँच चुके थे। वो दोनों जिस जगह खड़े थे वहाँ से जंगल वाज़िया नज़र आ रहा था। उन दोनों का रुख भी उसी जानिब था। अमजद ने मेरी जानिब देखते हुए अपने हाथ को खंजर की तरह अपने गले पर फेरा, मगर मैंने नफ़ी में सर हिला दिया। वो उन्हें हलाक करने के बारे में पूछ रहा था, मगर मैंने नफ़ी में सर हिलाकर इसे खौम खां की खून रेजी से मना कर दिया। अगर उनकी ज़िंदगी हमारे लिए किसी नुकसान का बायस बनती तो मैं कभी भी उन्हें ज़िंदा छोड़ने का मशवरा न देता। हम दोनों ने एक ही लय में उन पर छलांग लगाई। दोनों का हदफ उसके सामने वाला बंदा था। इस अचानक अफसाद से वो हवास बाख्ता हो गए थे, मगर उनके मुंह से कोई आवाज़ ना निकल सकी थी कि हमारा एक एक हाथ सख्ती से उनके होंठों पर जम गया था। दूसरे हाथ से हमने उनकी कनपट्टियों पर मखसूस अंदाज में दबाव डाला और वो हमारे हाथों में झूल गए। इस अमल के दौरान हम अपने चेहरे उनसे छुपाने में कामयाब रहे थे। उनके बेहोश होते ही हमने उनकी चादरों से उनके हाथ पांव बांधे और सादिया को आवाज़ देते हुए गाड़ी की जानिब बढ़ गए। अमजद उनके हथियार भी समेट लाया था। मेरी आवाज़ सुनते ही सादिया झिझकती हुई झाड़ी से निकल आई थी। ड्राइविंग सीट संभालते हुए मैंने इन दोनों को पीछे बैठने का इशारा किया और इनके बैठते ही गाड़ी आगे बढ़ा दी। इसको अपने साथ फ्रंट सीट पर बिठा देते ताकि वो तुझे आसानी से रास्ता बताती जाती। नहीं, मैंने नफ़ी में सर हिलाया। इस इलाके में औरतों को फ्रंट सीट पर बिठाने का रिवाज नहीं है। कोई काम रस्म व रिवाज से हटकर भी कर लिया करो। मगर मैं उसकी बात का जवाब देने के बजाय सादिया से मुखातब हुआ। रास्ते के बारे मेरी रहनुमाई करती जाना, और वो जी अच्छा कहकर खामोश हो गई। वैसे आपका इलाका तो जंगल खेल है, आपको इन रास्तों के बारे क्यों कर इतनी मालूमात हासिल हैं? मैं अपने वालिद के साथ 3-4 मरतबा मीरान शाह जा चुकी हूँ और इस दौरान हमारा गुजर इन्हीं रास्तों से हुआ है। इसके अलावा वादी बहराम शाह में भी कई दफ़ा जा चुकी हूँ। मैंने समझने के अंदाज में सर हिलाया और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। पथरीले रास्ते पर गाड़ी उछलती कूदती तेज़ी से रवां दवां थी। 10-15 मिनट की ड्राइव के बाद हम डाबेर के करीब पहुंच चुके थे। रास्ते में इक्का दुक्का बंदे हमें नजर आए, मगर उन्होंने गाड़ी की तरफ कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी थी। सादिया ने दाएं हाथ पर मौजूद एक तंग से रास्ते की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह रास्ता डाबेर बाज़ार से गुजरकर जंगल खेल की तरफ जाता है, जबकि दाएं तरफ के रास्ते से हम बगैर बाज़ार से गुजरे जंगल खेल की तरफ जा सकते हैं। अलबत्ता बाज़ार वाले रास्ते की निस्बत ये रास्ता ज़्यादा ख़राब है। मैंने पूछा, ये जंगल खेल तक दूसरे रास्ते से जुदा ही रहता है? नहीं, ये छोटा सा टुकड़ा है। आगे जाकर ये दोबारा डाबेर और जंगल को मिलाने वाले रास्ते से मिल जाता है। इसमें और दूसरे रास्ते में बस इतना फ़र्क है कि इस पर सफ़र करते हुए हम बाज़ार को बाईपास कर सकते हैं। अमूमन इस रास्ते को पैदल चलने वाले इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये दूसरे रास्ते से छोटा पड़ता है। तो फिर यही रास्ता ठीक रहेगा। मैंने इससे मशवरा लेने के दौरान गाड़ी इस रास्ते के सिरे पर रोकी हुई थी।
उसकी बात ख़त्म होते ही मैंने गाड़ी इस रास्ते की तरफ मोड़ दी। वो किलोमीटर भर का फासला जो सादिया के कहने के मुताबिक था वाकई दुश्वार था। आगे जाकर वो टुकड़ा डबेर और जंगल खेल को मिलाने वाले रास्ते से मिल गया था। जंगल खेल से आते हुए बाजार दाएं तरफ और ये शॉर्टकट बाएं हाथ पड़ता था। इन दोनों के दरमियान एक बड़ी ठेकरी हदबंदी का काम दे रही थी। उस बड़े रास्ते पर सफ़र करते हुए हमें थोड़ी ही देर हुई थी कि मुझे सामने से एक गाड़ी आती दिखाई दी। मुझे खतरा है, मैंने गाड़ी रोक दी। और यहाँ से गाड़ी मोड़ना भी मुश्किल है। क्या ख्याल है, रिवर्स चलें या गाड़ी छोड़ दें? अमजद ने भी सामने से आने वाली गाड़ी को देख लिया था और इससे पहले कि वो कोई मशवरा देता, सादिया बोली, ये तो मुसाफिर बरदार गाड़ी है। उसके पल्ले गालबन सिर्फ खतरे का लफ्ज़ पड़ा था और उसने हमारी परेशानी भांप ली थी। मुसाफिर बरदार गाड़ी, मैं हैरत अंगेज शर्मिंदगी से बोला। हाँ, डबेर और जंगल खेर के दरमियान लोगों की आमदोरफ्त जारी रहती है और आमदोरफ्त का बड़ा ज़रिया यही गाड़ियाँ हैं। मैंने सारी हिलाते हुए गाड़ी आगे बढ़ा दी और इसके साथ अमजद को भी सूरत हाल से आगाह करने लगा, जिसने गन कॉक करके सेफ्टी लीवर फायर की पोजीशन पर सेट कर लिया था। तेरा काम बस टेंशन पैदा करना है। उसने सेफ्टी लीवर को दोबारा सेफ पर कर लिया। गन अलबत्ता उसने कॉक रहने दी थी। इस मुसाफिर बरदार गाड़ी के अलावा हमें रास्ते में चंद और गाड़ियां भी मिलीं। मज़ीद 1.5-2 घंटे की ड्राइविंग के बाद हम जंगल खेल की हदूद में दाखिल हो गए थे। मैंने सादिया से पूछा, दूसरा जंगल खेल किस सिमत में वाक़या है? दूसरा जंगल खेल? उसके लहजे में हैरानी थी। हाँ, दूसरा जंगल खेल। मैंने सुना है कि इस इलाके में जंगल खेल नाम के 2 गांव हैं। हो सकता है, मगर मैं इससे लाइल्म हूँ। तुम्हारा घर किस तरफ है? मेरा घर पीछे रह गया है, वो इत्मीनान भरे लहजे में बोली। तूने बताया नहीं, क्या फ़ायदा? मैंने कौन सा वहाँ उतरना था? क्यों? वहाँ उतरने का मतलब था खुद को और अपने वालिदैन को दर्दनाक मौत के हवाले करना। मैंने और अमजद ने पहले से मशवरा किया हुआ था कि इसे उसके घर के बजाय किसी और महफूज मुकाम तक पहुँचाएंगे, और जो बात हमारे जहनों में आई थी वही सादिया के दिमाग में भी मौजूद थी। फिर हम आपको कहाँ उतार दें? मैंने उसकी राय लेना चाहिए। अगर मेरी ज़िंदगी अजीज़ है तो मुझे अपने साथ ही रखो। दिमाग जगह पर है, मैं हैरानी से बोला। हम यहाँ अपने दुश्मन की तलाश में आए हैं, तुझे कहाँ संभालते फिरेंगे? वैसे भी तेरी वजह से हम डबेर वालों की नज़र में आ सकते हैं और इस परदेश में हम पूरे गांव के साथ दुश्मनी नहीं मोल ले सकते। बेहतर यही है कि तुम हमसे अलहदा हो जाओ। तुम यूं भी औरत हो, किसी 4 दीवारी में छुपकर रह सकती हो और बुर्का पहनकर आज़ादाना घूम फिर भी सकती हो। ये जंगल खेल है जनाब, यहाँ अकेली औरत बिल्कुल महफूज नहीं, और मेरा तो माँ बाप के सिवा इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं जिसे अपना कह सकूं, और बदकिस्मती से माँ बाप के पास जाना भी मेरे लिए मुमकिन नहीं रहा। इनके अलावा इस जहान में आप दोनों की ज़ात ही ऐसी है जिस पर मैं एतमाद कर सकती हूँ, और ऐसा करने में मैं हक बजानिब हूँ कि जो मर्द रात के अंधेरे और गार की तन्हाई में एक जवान औरत की तरफ मैली आंख से नहीं देखते, इन जैसा बाएतमाद और कौन हो सकता है। बाकायदा इमारती इलाका शुरू होने से पहले मैंने गाड़ी दरख्तों के घने झुंड की तरफ मोड़ी और सादिया से कहा, सादिया बीबी, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि हम तुझे अपने साथ नहीं रख सकते। अलबत्ता इतनी रकम दे सकते हैं कि तुम यहाँ से किसी पुरअमन इलाके तक चली जाओ। शक्ल सूरत अल्लाह ताला ने अच्छी दी है, दूसरे इलाके में जाकर कोई भी शरीफ आदमी तुम्हें कबूल करने में तामुल नहीं करेगा। अपने बारे क्या ख्याल है? आप भी तो शरीफ इंसान हैं। वो बेबाकी से बोली और मैं हैरत से उसकी जानिब तकता रह गया, मगर उसने मुझसे नज़रें चुराने की कोशिश नहीं की थी। ये क्या बहस तुम लोगों ने शुरू की हुई है? गाड़ी से तो बाहर निकल आओ। अमजद जो मेरे गाड़ी रोकने पर बाहर निकल गया था, मुझसे मुखातब हुआ। इसे कुछ मत बताना, सादिया जल्दी से बोली। तुम्हें क्या पता ये क्या पूछ रहा है? मैं हैरानी से बोला। वो हंसी। गुजारे लायक उर्दू मैं भी समझ लेती हूँ। वो कैसे? स्कूल तो जंगल खेल में नहीं है, अलबत्ता एक इमाम मस्जिद और उसकी बीवी ने अपना ज़ाती मदरसा बनाया हुआ है, जिसमें इमाम साहब लड़कों को कुरान और मजहबी किताबों का दर्स देते हैं, जबकि उनकी अहलिया छोटी बच्चियों और लड़कियों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करती हैं। मैं भी उन्हीं से 5-6 साल तक पढ़ती रही हूँ। इसका मतलब है तुम शुरू से ही हमारे दरमियान होने वाली गुफ्तगू को समझती आ रही हो। हाँ, जो बातचीत तुम उर्दू में करते थे वो आसानी से समझ लेती थी, अलबत्ता कभी कभी दूसरी ज़ुबान बोलना शुरू कर देते थे तो मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ता था। जानू साहब, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, बाहर तशरीफ़ ले आएँ। और भी गम है इस ज़माने में मोहब्बत के सिवा।
اس کی بات پر سعدیہ کا چہرہ شرم سے گلنار ہو گیا تھا۔ گدھے، اسے اردو کی مکمل سمجھ آتی ہے۔ میں نے گاڑی سے باہر آتے ہی اسے جھڑکا۔ مگر تو نے تو بتایا نہیں، اور اگر ایسی بات تھی تو تمہیں آپس میں اردو بولنی چاہیے تھی تاکہ مجھے بھی سمجھ آتی رہتی۔ مجھے بھی اس بات کا ابھی پتہ چلا ہے بھائی، اصل میں ہم پورا بول نہیں سکتا نا۔ سعدیہ نے امجد کے سامنے صفائی پیش کی۔ البتہ سمجھ لیتا ہے۔ ہن رامی، وہ میری طرف دیکھ کے طنزیہ لہجے میں بولا، اور میں فقط مسکرا دیا۔ یہاں سے اب پیدل چلیں گے، میں نے ان دونوں کو آگاہ کیا، کیونکہ اس گاڑی کی وجہ سے ہم پھنس سکتے تھے۔ تو اس کا کیا کریں گے؟ اس کا اشارہ واضح طور پر سعدیہ کی طرف تھا، اور اس کے اردو سمجھنے کے خیال سے اس نے سرائکی میں بات کی تھی۔ یہ کمبل ہے بھائی، یہ جان چھوڑنے والا نہیں ہے، اسی لیے کہتا تھا کہ ہر سوراخ میں انگلی مت دیا کرو، اور میں نے صفائی پیش کرنے کے بجائے خاموش رہنا پسند کیا۔ جھنڈ سے نکل کر ہم جنگل کھیل کی سمت بڑھ گئے۔ سعدیہ نے ایک بار پھر ایسے گھونگھٹ نکال لیا تھا کہ اس کا چہرہ بالکل نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب کیا ارادہ ہے؟ کوئی لاہے عمل سوچا ہے یا ویسے ہی جھگ مارنے چل پڑے ہو؟ لاہے عمل تو یہ ہے کہ سب سے پہلے رہائش کا بندوبست کریں گے تاکہ آرام سے چودھری اکبر کی تلاش کا آغاز کیا جا سکے۔ رہائش کے لیے ہوٹل تو ملنے سے رہے، اور بالفرض کوئی ہوٹل مل بھی جائے تب بھی اس میں ہم سعدیہ کو ہمراہ نہیں رکھ سکیں گے۔ یہ تو ہے، میں نے تائید میں سر ہلایا۔ یہاں پر سرائے سسٹم رائج ہے۔ ایک بڑے سے ہال میں تمام مسافروں کو چارپائی بستر وغیرہ مل جاتا ہے، اور تمام وہیں پڑے رہتے ہیں۔ عورتیں بھی تو مسافر ہوتی ہوں گی، اور اس علاقے میں تو پردے کا رواج بھی ہے۔ سعدیہ، جو ہمارے پیچھے پیچھے آ رہی تھی، ہماری غلط فہمی دور کرتے ہوئے بولی، پردے کی پابندی صرف مقامی خواتین ہی کرتی ہیں۔ افغانستان سے سیر و سیاحت کے لیے آنے والی خواتین عموماً بہت واہیات لباس میں نظر آتی ہیں۔ سامعین کی معلومات کے لیے بتاتا چلوں کہ اس وقت افغانستان پر روس کا تسلط تھا، اور جہاں تک تعلق ہے رہائش کا، تو اس کے لیے چھوٹے چھوٹے کوارٹروں سے لے کر بڑے بڑے مکان تک دستیاب ہیں۔ بات صرف پیسے کی ہے کہ آپ کی جیب کتنی اجازت دیتی ہے۔ اچھا، میں حیرانی سے بولا، اس کا مطلب ہے رہائش کی یہاں کوئی پرابلم نہیں ہے؟ بالکل ہی نہیں۔ سعدیہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ یار، وہ کون سی باتیں ہیں جو مجھ سے پوشیدہ رکھنے کے لیے آپ کو پشتو میں بات کرنی پڑ رہی ہے؟ امجد ہماری پشتو سے تنگ آ گیا تھا۔ گدھے، تجھے پتا ہے کہ یہ اردو صحیح طور پر نہیں بول سکتی، پھر بکواس کرنے کا فائدہ؟ تو آپ اپنے ساتھ ہی مجھے بتاتے رہا کریں نا، میں ہمنوکوں کی طرح تمہارے چہرے کو تکتا رہتا ہوں۔ اچھا سنو، میں نے اس کے سامنے سعدیہ سے سنی معلومات دہرا دی۔ ویسے یہ ہمیں اچھا گائیڈ کر رہی ہے، وہ طریفی لہجے میں بولا۔ لازمی بات ہے، اس علاقے کی رہائشی ہے، اسے یہ بنیادی معلومات پتہ نہیں ہوں گی تو کس کو ہوں گی؟ اس دوران ہم جنگل کھیل کی وادی میں داخل ہو گئے تھے۔ پہاڑوں کے درمیان کافی وسیع قطع زمین تھا، جس میں ہر جانب سبزہ ہی سبزہ نظر آ رہا تھا۔ عمارتی سلسلے میں زیادہ تر مکانات پختہ اینٹوں اور پتھروں سے تعمیر کیے گئے تھے، البتہ خال خال کچی مٹی کے بلاکوں کے بنے ہوئے مکان بھی نظر آ رہے تھے۔ راستے میں کافی خواتین ہمیں مردوں کے ساتھ ٹہلتی نظر آئیں، مگر تمام کا لباس ناکافی اور واہیات قسم کا تھا۔ سعدیہ کے کہنے کے مطابق ان میں بڑی تعداد ازبک اور تاجک خواتین کی تھی۔ ازبکستان اور تاجکستان روس کی ریاستیں تھیں، جو بعد میں روس کے ٹوٹنے پر علیحدہ مملکتیں بن گئی تھیں۔ اس کے علاوہ دوسرے علاقوں کے لوگ بھی کافی وہاں گھومتے نظر آ رہے تھے۔ جنگل کھیل رقبے کے لحاظ سے اتنا وسیع نہیں تھا کہ جتنا وہاں آبادی کی کثرت تھی۔ جاری ہے۔